राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड। तो थोड़ा सा रिकैप। जीविका समझ गई थी कि विवेक उसका ध्यान पटाने की कोशिश कर रहा है। वह विवेक के चेहरे को ध्यान से देखने लगी और बोली, विवेक आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। जैसे ही विवेक के कानों में जीविका की ये आवाज़ पड़ी, वह हैरानी भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, ये लड़की दिनों दिन काफ़ी स्मार्ट होती जा रही है। अब आगे। जीविका अपनी टिमटिमाती आंखों से विवेक की ही देख रही थी। अपने जवाब का इंतजार में उसे अपनी तरफ यूं चुपचाप देखकर उस जीविका फिर से बोली, बताइए क्या सोच रहे हैं आप। जीविका के इस सवाल पर विवेक उसके चेहरे को अपने हाथ में भरकर उसके गुलाबी होठों पर आहिस्ते से किस करते हुए बोला, मैंने कहा था ना, तुम इन सब में ध्यान मत दो। इस सब को हैंडल करने के लिए मैं हूँ। जीविका विवेक की तरफ देखते बोली, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है, इसलिए पूछ लिया। विवेक उसके चेहरे को अपने हाथों में लिए हुए ही बोला, आई नो स्वीट हार्ट, तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कल से जो हुआ वो आगे कभी नहीं होगा, पर तुम्हें मेरा एक बात को ध्यान रखना होगा। जीविका उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या। विवेक सीरियस टोन में बोला, अब से जब भी तुम बाहर जाओगी, चाहे तुम्हें कहीं भी जाना हो, बिना सिक्योरिटी के नहीं जाओगी, हाँ। विवेक को ऐसा कहने पर जीविका ने कहा, क्या मुझे किसी तरह कोई खतरा है। विवेक उसका ध्यान डाइवर्ट करते हुए बोला, ये सब अपने दिमाग से लाने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने जो कहा है इस बात का हमेशा ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए ना हो, तुम बिना सिक्योरिटी के बाहर नहीं जाओगी। जीविका विवेक के चेहरे को तरफ ही देख रही थी। वह जीविका के विवेक कुछ कह रहा है, मतलब सोच समझ कर ही कह रहा होगा। जीविका ने आहिस्ते से हाँ में सर हिला दिया। यह विवेक के सीने में सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। 10 मिनट बाद विवेक की जीविका की हलचल महसूस नहीं होती। वह जीविका को पकड़कर अपने सामने करते हुए बोला, जीविका तुम सो रही हो। जीविका तो बहुत जोर से नींद आ रही थी। वह बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोल रही थी। जीविका ने अपनी अधखुली आंखों से ही हाँ में सिर हिला दिया। वह अपनी नींद भरी आवाज़ में विवेक की तरफ देखते हुए बोली, वो कल रात मेरी नींद बार बार टूट रही थी, इसलिए अब नींद आ रही है। विवेक जीविका के बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, चलो मेरे प्राइवेट रूम में रेस्ट कर लो। ये बोलकर वह जीविका को अपनी गोद में उठाकर अपने केबिन से ही सटे प्राइवेट रूम में ले जाता है, जहाँ पर विवेक कभी कभी रेस्ट किया करता था। इस रूम में ज़रूरत का सारा सामान रखा हुआ था, साथ ही एक अटैच वॉशरूम भी था। विवेक जीविका को बेड पर लेटा देता है। बेड पर से विवेक की बेहद ही अट्रैक्टिव फ्रेगनेंस आ रही थी, पर जीविका को अपनी तरफ खींच रही थी। जीविका को अपने बेड की खुशबू लेते देखकर विवेक बोला, क्या हुआ, तुम ये क्या कर रही हो। जीविका बोली, विवेक इस बेड की स्मेल बहुत अच्छी है। जीविका की बातें सुनकर विवेक अपनी आईब्रो करते हुए तरफ देखने लगता है। आईब्रो रेस करते हुए उसकी तरफ देखने लगता है, बोला, बेड की स्मेल अच्छी है, हाँ मेरी स्मेल अच्छी है। विवेक के इस सवाल पर जीविका उसके करीब आकर उसकी खुशबू सूंघते बोली, दोनों की। ये बोलकर वह जल्दी से बेड पर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। विवेक जीविका की इस हरकत को देखता रह जाता है। वह नीचे झुककर जीविका को ब्लैंकेट से कवर करते हुए उसके माथे को चूम कर बोला, पागल लड़की। फिर अपने केबिन में वापस आ जाता है। सिंघानिया मैंशन। चैतन्य दादाजी और अनिल जी दोनों हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। वन्य उन्हें अपने हाथों से बिना इवनिंग टी सर्व कर रही थी। वेद स्कूल से नहीं आया था। लिटिल प्रिंसेस ईशानी फर्श पर अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। वन्य भी चैतन्य दादाजी और अनिल जी के साथ सोफे पर बैठ गई थी। तीनों की निगाहें नन्ही राजकुमारी पर थी, जो इत्मीनान से खेल रही थी। अनिल जी चाय की सिप लेते हुए बोले, बेटा वक्त कितना जल्दी जल्दी बीत रहा है। हमारी नन्ही परी पूरे 1 साल की होने वाली है, पर ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो, जब ये नन्ही राजकुमारी हमारी जिंदगी में आई थी। अनिल जी की बातें सुनकर
वन्या और चैतन्य दादाजी ने दोनों के फेस पर स्माइल आ गई। वन्या नन्हे ईशानी की तरफ देखते हुए बोली, आप सही कह रहे हैं पापा, वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। देखिए ना, अब इस नन्ही ईशानी को शैतानियाँ भी सबकी उम्र के साथ साथ बढ़ने लगती हैं। तीनों ईशानी की तरफ देखने लगे, जो एक डॉल के हाथ पैर निकालने से बिजी थी। तीनों को काफ़ी हैरान हो रही थी। उन्हें पता चल गया था कि उनकी यह नन्ही राजकुमारी बहुत शैतान होने वाली है। वह चाय का सिप लेते हुए अनिल जी और चैतन्य दादाजी की तरफ देखते बोली, पापा, दादाजी, आपकी नन्ही शैतानी की शैतानी देखकर तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये वेद की बहन है। बचपन में मैं बिल्कुल शांत थी और शांत बच्ची हुआ करती थी, फिर ये शैतानी के मामले में किस पर गई है। वन्या की ये बात सुनकर चैतन्य दादाजी और अनिल जी खिलखिलाकर हंस पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ दिलचस्प किस्सा याद आ गया हो। वन्या दोनों को देखकर स्माइल करते हुए बोली, दादाजी, पापा, क्या हुआ? चैतन्य दादाजी स्माइल करते हुए बोले, वन्या बेटा, हमारी नहीं, पूरी हमारी नन्ही परी शैतानी के मामले में अपने पापा पर गई है। दादाजी की बात सुनकर वन्या हैरानी से उन्हें देखते हुए बोली, क्या कहा आपने? शैतानी के मामले में अपनी नन्ही ईशानी अपने डैडी पर गई है? अनिल जी स्माइल करते बोले, वन्या की तरफ देखकर बोले, हाँ बेटा, तुम्हें पता है बचपन में तुम्हारे पति कितना शैतान था? अनिल जी की बातें सुनकर वन्या ने यक्षित के बचपन के बारे में जानने की इच्छा हुई। वह क्यूरियस होकर अनिल जी की तरफ देखते हुए बोली, पापा, मुझे बताइए ना, यक्षित अपने बचपन में कितनी कैसी कैसी शैतानियाँ करती थी? अनिल जी हंसते हुए बोले, बेटा, बचपन में तुम्हारा पति तुम्हारी सासू माँ का लाडला हुआ करता था। मालविका यक्षित को बहुत लाड़ करती थी। उस वक्त वह सिंघानिया फैमिली का इकलौता बच्चा था और हम सबकी जान भी। जैसे वेद और ईशानी हम सबकी जान है, ठीक वैसे ही पूरे परिवार की रौनक था छोटा यक्षित। वह स्माइल करते हुए यक्षित जी की बातों को ध्यान से अनिल जी की बातों को ध्यान से सुन रही थी। अनिल जी अपनी बातों को जारी रखते हुए बोले, यक्षित अपनी मॉम के सामने बिल्कुल सुलझा हुआ और आज्ञाकारी बच्चा बनने की एक्टिंग करता था, पर जैसे ही उसकी माँ की आंखों से ओझल हुआ, उसकी शैतानियाँ शुरू हो जाती। वन्या इमेजिन कर रही थी कि यक्षित ये सब करते हुए कैसे लगते होंगे और एकदम से खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह अनिल जी की तरफ हंसते हुए बोली, मतलब आपके बेटे की आईक्यू बचपन से ही काफ़ी तेज थी? अनिल जी और चैतन्य जी वन्या की इस हरकत पर हंस पड़े और चैतन्य दादाजी बोले, वन्या बेटा, एक बार क्या हुआ पता है? तुम्हारे पापा तुम्हारी मॉम के सामने अपने शहजादे की शिकायतें लेकर हाजिर हो गए, पर तुम्हारी माँ ने साफ मना कर दिया कि उनका बेटा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। वह काफ़ी सुलझा हुआ शांत बच्चा है। उल्टा उन्होंने तुम्हारे पापा को ही डांट कर चुप करा दिया। चैतन्य दादाजी की बातें सुनकर वन्या को अनिल जी के लिए बुरा लग रहा था। साथ ही हैरानी भी बहुत हो रही थी कि यक्षित बचपन में इतने शैतान थे। वन्या दादाजी की तरफ देखते हुए बोली, फिर क्या हुआ दादाजी? चैतन्य दादाजी बोले, तुम्हारे पापा भी कुछ कम नहीं थे। उन्होंने तो तय कर लिया था कि तुम्हारी मॉम को उनके प्यारे से बेटे का असली रूप दिखाना है। तुम्हारे पापा ने मालविका को कहीं कोने में छिपा दिया। दोनों छिपकर छोटे यक्षित की हरकतों को ध्यान से देखने लगे। थोड़ी देर तक तो वह अपने खिलौने से साथ किसी अच्छे बच्चे की तरह खेलता रहा। फिर जब उसने अपने आसपास अपनी माँ को और पापा को नहीं देखा, तो उसने नन्हे नन्हे कदमों से मैंशन के बाहर गार्डन में आ गया। माली की नज़रों से बचाते हुए वह गीली मिट्टी के पास आकर उसमें खेलने लगा। अनिल मालविका को लेकर वहाँ पर आ गए। जब तुम्हारी माँ ने अपनी आँखों से ये नज़ारे को देखा, तब उन्हें अपने मासूम बच्चे की शैतानी हरकतों पर यकीन आया। वह इस किस्से को इमेजिन करते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह हंसते बोली, वाओ दादाजी, आप दोनों की बातों से लग रहा है कि यक्षित अपने बचपन में बहुत शैतान थे, पर उन्हें देखकर ये अंदाज़ा लगा पाना बेहद मुश्किल होता है कि इतना खड़ूस और एरोगेंट बिजनेसमैन का बचपन ऐसा भी होगा। एक बार फिर वन्या हंस पड़ती है और अनिल जी वन्या की तरफ देखते हुए बोले,
बेटा ये सब तो तुम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। किसी दिन फुर्सत में तुम्हें तुम्हारे पति के बचपन के किस्से सुनाऊंगा। बड़ा नटखट और शैतान था वो, बिल्कुल छोटे कृष्णा कन्हैया की तरह। बहुत बार जो उसने मुझे बलि का बकरा भी बनाया था। बाद में जब तुम्हारी माँ को अपने शैतान बेटे की शैतानियों का पता चला तो वह भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। यक्षित था ही इतना प्यारा सा बच्चा कि कोई उसे देखकर कह ही नहीं सकता था कि वो ये इतना शैतान होगा। वन्या हंसते हुए बोली, ठीक है पापा, आप यक्षित की बचपन के किस्से तब सुनाइएगा जब वो भी हमारे साथ हो। मैं उनका रिएक्शन देखना चाहती हूँ। जब उन्हें अपने बचपन के किस्से रिमाइंड होंगे। सभी सिंघानिया मेंशन में एक ब्लैक कार का पोर्श कार एंटर हुई। कार में सिंघानिया फैमिली का छोटा राजकुमार वेद बैक सीट पर बैठा हुआ था और बड़े मजे से अपनी फेवरेट वनीला आइसक्रीम खा रहा था। आज आस्तिक वेद को स्कूल से पिक करने गया था और रास्ते में वेद की फरमाइश पूरी करते हुए उसने उसकी फेवरेट आइसक्रीम भी दिलवाई थी। आस्तिक ने कार पार्क कर दिया और उन्हें नन्हे वेद को अपनी गोद में उठाकर कार से बाहर ले आया। स्कूल यूनिफॉर्म में वेद काफ़ी प्यारा लग रहा था। आइसक्रीम खाते हुए इसके मुंह के कोनों से आइसक्रीम लग गई थी, जिसे वह और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। नन्हा वेद अपने आस्तिक चाचू की तरफ देखते हुए बोला, तातो आप मुझे नीचे उतार दीजिए, अब मैं बिग बॉय हो गया हूँ ना, इसलिए। आस्तिक ने स्माइल करते हुए वेद को नीचे उतार दिया और उसके सिर पर प्यार से सहलाते हुए बोला, बेटा आप कितने भी बड़े बिग बॉय बन जाओ, पर हम सबके लिए वही प्यारे से बेबी ही रहोगे आप। वेद स्माइल करते हुए आस्तिक की तरफ देख कर बोला, तातू अब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब भी आप मुझे ऐसे ही प्यार करोगे ना। आस्तिक अपने घुटनों के बल बैठकर नन्हे वेद के गालों पर प्यार से चूमते बोला, हाँ बेटा, आस्तिक चाचू और बाकी सब आपको ऐसे ही प्यार करेंगे हमेशा। नन्हा वेद अपने सभी चाचुओं की जान था। पहले जब वन्या उसकी फैमिली में नहीं आई थी तब सारे बॉयज़ मिलकर नन्हे वेद की देखभाल किया करते थे, इसलिए सिंघानिया मेंशन के सारे लड़कों को बेबी संभालने का एक्सपीरियंस था। इन नन्हे शहजादे को खाना खिलाने से सारे बॉयज़ के पसीने छूट जाया करते थे, पर वे वेद को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए उसकी हर जिद पूरा किया करते थे। नन्हा वेद अपने क्यूट से वाटर बॉटल से अपने गले में टांग कर फुदकते हुए मेंशन के अंदर जाने लगा। इधर पीछे पीछे आस्तिक उसका स्कूल बैग लेकर आ रहा था। नन्ही ईशानी जो सोफे पर पकड़ पकड़ कर उठने की कोशिश कर रही थी, वह अपने भाई को देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो गई। उसे लगा वह दौड़कर वेद के पास पहुंच जाए, पर जैसे ही उसने एक्साइटमेंट में एक कदम बढ़ाया वह एकदम से फर्श पर गिर गई। वन्या का ध्यान जैसे ही नन्ही शानी पर गया, उसकी तो जैसे सांस ही थम गई। नन्ही शानी फर्श पर गिर गई और वह बुरी तरह से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। वन्या दौड़कर नन्ही शानी के पास आई और झट से उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। वेद और आस्तिक की भी दौड़कर नन्ही ईशानी के पास आ गए। चेतन दादाजी और अनिल जी भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। अनिल जी ने जल्दी से एक डॉक्टर को कॉल कर दिया। ईशानी का रोना बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा था। वन्या उसे अपने सीने से लगाकर उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। उसे अब गिल्टी फील हो रहा था कि क्यों उसने अपनी छोटी बच्ची पर से नज़र हटाई। तभी यक्षदी ऑफिस से घर आ गया था। वह जैसे ही मेंशन में एंटर करता है, उसे छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वह दौड़कर अंदर आता है। नन्ही ईशानी तो वन्या की गोद में लिपटा देखकर फैमिली में बाकी लोगों के हाल में इकट्ठा देखकर यक्षित मेंशन में आ गया और वह जल्दी से वन्या के पास गया। वह वन्या की तरफ फिक्र भरी निगाहों से देखते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी, हमारी लिटिल प्रिंसेस रो क्यों रही है। उसके डैडी की आवाज़ सुनकर नन्ही ईशानी जल्दी से पलट कर अपने डैडी की तरफ देखती है। उस नन्ही सी बच्ची को देख आंसुओं से भरी हुई थी। रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सभी साथ ही उसके माथे पर सूजन भी आ गई थी चोट लगने की वजह से। अपनी नन्ही परी को देखने के आंसू देखकर यक्षित की दिल तड़प उठा। नन्ही शानी अपने छोटे छोटे उंगलियों से अपने माथे पर तरफ इशारा करते हुए अपने डैडी को देख रही थी, जैसे कह रही हो, डैडी मुझे चोट लग गई और जल्दी भी हो लाए।
यानी दर्द भी हो रहा है। यक्षित ने जल्दी से नन्ही ईशानी को वन्या की गोद से अपनी गोद में लिया और उसके सिर पर प्यार से चूमकर उसे शांत कराने लगा। यक्षित थोड़ा गुस्से में बोला, मेरी नन्ही सी बेटी को ये चोट कैसे लगी? क्या इस घर में मेरी नन्ही परी की देखभाल के लिए कोई सर्वेंट कम पड़ गए हैं? यक्षित के गुस्से को देखकर वहां मौजूद सारे सर्वेंट्स ने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि यक्षित ने पहले भी सबको वार्न किया था कि बच्चों की देखभाल में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। वन्या यक्षित की तरफ देखकर बोली, यक्षित प्लीज शांत हो जाइए, इन सब में इनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। अगर मैं हमारी नन्ही परी पर से नजर नहीं हटाती तो ये नहीं होता। यक्षित कुछ नहीं कहता और नन्ही ईशानी को लेकर ऊपर अपने रूम में जाने लगता है। यक्षित का यूं इग्नोर करना काव्या को काफी बुरा लग रहा था। वे अपनी मासूम आंखों से अनिल जी की तरफ देखती है। वो उसे आंखों के इशारे से शांत रहने को बोलते हैं। फिर सभी ऊपर यक्षित के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। यक्षित अभी भी अपनी नन्ही सी बेटी को अपनी गोद में लिए हुए से चुप कराने की कोशिश कर रहा था, पर नन्ही ईशानी को बहुत दर्द हो रहा था। साथ वह यूं गिरने की वजह से डर भी गई थी, इसलिए चुप नहीं हो रही थी। थोड़ी देर में एक डॉक्टर वहां पहुंच गई। यक्षित ने नन्ही ईशानी को आहिस्ते से बेड पर लेटा दिया। अनिल जी डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोले, डॉक्टर, हमारी नन्ही पोती खेलते हुए फर्श पर गिर गई, प्लीज़ आप उसे चेक कर लीजिए। डॉक्टर नन्ही ईशानी को चेक करने लगती हैं। कारपेट बिछे होने की वजह से उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी, पर यह ईशानी अभी काफ़ी नाजुक थी, इसलिए ये चोट भी ज़्यादा थी। डॉक्टर ने नन्ही ईशानी के माथे पर मेडिसिन किया और अनिल जी की तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी सर, बच्चों को इस एज में खेलते हुए या चलते हुए कोशिश करते हुए चोट लग जाती है। आपकी पोती अभी काफ़ी छोटी और नाजुक सी है, साथ ही बच्चे गिरने की वजह से डरी हुई है, इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रही है। पर आप सब फिक्र मत करिए, चोट गहरी नहीं है और 2 दिन के अंदर ही सूजन कम हो जाएगी। डॉक्टर ने वन्या को एक दवाई दे दी। वन्या ईशानी के माथे पर अप्लाई करने के लिए फिर डॉक्टर वहाँ से चली गई। नन्ही ईशानी अब थोड़ी शांत हो गई थी, पर रोने की वजह से उसका छोटा सा मासूम सा चेहरा लाल हो चुका था और उसकी पलकें भी गीली थीं। आज पहली बार वह इतना रोई थी। वन्या और यक्षित को अपनी नन्ही सी बेटी को इस तरह देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। नन्ही ईशानी अपनी टिमटिमाती आंखों से उनके ऊपर से देख रही चेहरों को देखने लगी। नन्हा वेद बेड पर आहिस्ते से चढ़कर अपनी बेबी सिस्टर के पास आ गया। वह अपने छोटे छोटे हाथों से नन्ही ईशानी के सिर पर सहलाते हुए उसे प्यार से समझाते बोला, ईशु तुम लो मत, मैं भी जब छोटा था ना तो मैं तुम्हारी तरह मैं भी गिर गया था। डोंट वरी, तुम भी नाजुक छियो ना, इसलिए गिर गई। पल जीले जीले जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, मेरी तरह स्ट्रॉन्ग बन जाओगी, फिर हम दोनों फुटबॉल खेलेंगे, ओके? ये बोलकर वह अपनी छोटी छोटी उंगलियों से नन्ही ईशानी की नाक को छू लेता है। वेद की समझदारी से भरी बातें सुनकर अनिल जी और चैतन्य दादाजी की तरफ देखते हुए बोले, पापा, हमारा वेद अब काफ़ी समझदार हो गया है। चैतन्य दादाजी भी स्माइल करते हुए वेद और ईशानी की तरफ देख रहे थे। अनिल जी वन्या के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, वन्या बेटा तुम परेशान मत हो, डॉक्टर ने कहा है ना कि वो तुम्हारी नन्ही सी बेटी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। वन्या ने आहिस्ते से हाँ में सिर हिला दिया। यक्षित वेद को लेकर अपने कमरे में चला गया। यक्षित वेद को लेकर उसके कमरे में चला गया ताकि वह उसे चेंज करा सके। बाकी सब भी नन्ही ईशानी को देखकर अपने अपने कमरे में चले गए। सबके जाने के बाद वन्या ने अपनी छोटी सी बेटी को अपनी गोद में ले लिया और उसके चेहरे को किसों की बरसात करते हुए बोली, मम्मा को माफ़ कर दो बेटा, वो आपका ख्याल नहीं रख पाई। ये बोलकर वह वहीं नन्ही ईशानी के माथे पर अपने होंठ रख देती है, जिससे आंसू का एक कतरा वन्या की आंखों से गिरकर नन्ही ईशानी के गालों पर चला जाता है। नन्ही ईशानी अपनी टिमटिमाती आंखों से अपनी मम्मा के आंसू के भरे चेहरे की तरफ देखने लगी। उसने अपने नन्हे नन्हे से हाथ बढ़ाकर अपनी मम्मा के आंसू को पोंछने लगी और कह रही थी, मत लो मम्मा, मुझे ये चोट आपकी वजह से नहीं लगी, मैं तो बस वेद भाई के पास जाना चाह रही थी और मैं बहुत छोटी चूँ ना, इसलिए गिर गई। अपनी नन्ही सी बेटी की ये समझदारी देखकर
वन्या के गुलाब की पंखड़ी से मुलायम गुलाबी होठों को प्यार से चूमते हुए बोली, मम्मा प्रॉमिस करती है अब आपको ऐसे चोटें लगने नहीं देगी। नन्ही ईशानी अपनी टिमटिमाती आंखों से अपनी मम्मा को देख रही थी। ईशानी की का फीडिंग टाइम हो गया था, इसलिए वन्या उसे फीड कराने लगी। वह नन्ही ईशानी के सिर को प्यार से सहला रही थी, इसलिए थोड़ी ही देर में वह फीड करते करते सो गई। वन्या के ने चुपकर अपनी नन्ही सी बच्ची को चूम लिया और बेड पर आहिस्ते से सुलाकर उसे अपने बेबी ब्लैंकेट में कवर कर देती है। फिर ईशानी के चारों तरफ पिल्लो लगा देती है ताकि वह नींद में करवट लेते हुए गिर न जाए। तभी यक्षित के कमरे में आ जाता है। दोनों की निगाहें आपस में टकराती हैं। यक्षित उसे नाराज़गी से देखता है। वन्या को पता था कि यक्षित उसे नाराज़ है। वह यक्षित के पास जाकर बोली, यक्षित आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। पर यक्षित उसे इग्नोर करके वॉशरूम की तरफ चेंज करने के लिए चला जाता है। यक्षित के उसे यूं बार बार इग्नोर करना बहुत खल रहा था। वह नीचे किचन की तरफ जा रही थी ताकि सबके लिए डिनर रेडी कर सके। वह वेजिटेबल चॉप करने लगी, पर उसका पूरा ध्यान इस वक्त नन्ही ईशानी के मासूम चेहरे और यक्षित की नाराज़गी भरे चेहरे पर था। उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि उसने अपने हाथ काट लिए। अब उसे खून निकलने का एहसास हुआ, तब जाकर पता पड़ा कि उसने अपनी उंगली काट ली है। वन्या को बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए उसके मुंह से एक जोर से आह निकल गई। यक्षित जो कि पानी का जग लेने किचन में आ रहा था, उसने वन्या का आह सुनी तो वह जल्दी से किचन में आ गया। सामने देखकर उसकी आंखें बड़ी की बड़ी हो गई। वन्या ने एक उंगली से बुरी तरह से खून निकल रहा था। खून कुछ ब्लड स्टेन चॉपिंग बोर्ड पर भी लग गए। वन्या का चेहरा दर्द से भरा हुआ था। यक्षित ने पानी का जग वहीं रख दिया और वन्या के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसे डांटते बोला, ये क्या किया तुमने वाइफी। वन्या को इस बार काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वह अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए ही थी। यक्षित उसे लेकर बेडरूम में आ जाता है। वन्या की चोट साफ की और उस पर मेडिसिन अप्लाई करते हुए उसकी पट्टी कर दी। वन्या की आंखों में आंसू थे। उसे काफ़ी दर्द हो रहा था क्योंकि उसे जोर से लगी थी। यक्षित उसकी तरफ देखकर फिक्र भरा गुस्सा दिखाते हुए बोला, किसने कहा था तुम्हें किचन में जाकर कलाकारी करने को। वन्या कुछ नहीं बोल रही थी, वह बिल्कुल शांत थी। फिर वह यक्षित की तरफ एक नज़र देखते हुए बोली, यक्षित मैंने हमारी बेटी का ध्यान नहीं रखा, इसलिए मुझे भी चोट आ गई। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, जस्ट शट अप, तुम्हें किसने पनिशमेंट दी खुद को चोट पहुंचाने की। वन्या धीरे से फुसफुसाते बोली, आपने। वन्या ने यह काफ़ी धीरे से काटा, पर यक्षित ने फिर से सुन लिया। वह अपनी छोटी आंखों से वन्या को घूरते बोला, क्या कहा तुमने। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, आपने मुझे डांट क्यों रही हैं। किचन में काम कर रही थी, मेरा ध्यान कहीं और था, इसलिए लग गई चोट। जितनी चोट से घायल नहीं हुई हूँ उतनी तो आप अपनी डांट से मुझे घायल कर रहे हैं। वन्या ने यक्षित को घूरते हुए कहा। यक्षित अपनी आंखें छोटी करके पहले तो अपने सामने बैठी लड़की को बड़ी शिद्दत से घूरता है और यक्षित को अपनी तरफ यूं जुनून भरी निगाहों से देखकर वन्या सकपकाने लगती है। वह इधर उधर देखने लगती है। यक्षित वन्या के बेहद करीब आकर उसे घूरते हुए बोला, क्या कहा वाइफी तुमने, मैं तुम्हें डांट क्यों रहा था। हाँ, तुम्हें क्या लगता है ऐसी सिचुएशन में तुम्हें डांटने के बजाय तुम पर फूल बरसाऊं। हाँ, जरा मुझे भी तो पता चले कि तुम ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात सोच रही थी कि अपनी उंगली काट बैठी। ये बोलते हुए यक्षित वन्या को शिद्दत से घूरने लगा। वन्या ने शिद्दत को गर्म सांसें अपने चेहरे पे महसूस होने लगी, जिसे वह असहज महसूस करने लगा। वह यक्षित के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करते बोला, हटिया, मुझे बहुत काम है, मैं नीचे जा रही हूँ। वन्या को जो बहाना समझ आया उसने कह दिया। वह वहाँ से बचकर निकल रही थी कि तभी यक्षित ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। वन्या ने एकदम वहीं थम गए कदम और यक्षित ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिसे वह सीधे उसकी गोद में गिरी। यक्षित ने उसे अपनी बाहों में लॉक कर लिया। वन्या उसे छूटने के लिए कसमसाते बोली,
यक्षित, क्या करें आप? छोड़िए मुझे। यक्षित अभी भी वन्या को ही देख रहा था और अपनी मजबूत पकड़ कर उसे उस पर बनाए हुए था। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, आप तो मुझसे नाराज थे ना? फिर? ये बोलकर वह शांत हो गई। यक्षित ने छूटने की कोशिश करना बंद कर दिया। यक्षित वन्या के चेहरे की तरफ देखते हुए सीरियस टोन में बोला, मेरी तरफ देखो वाइफी। वन्या यक्षित की आंखों में दिखती है। वह वन्या के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसकी तरफ देखते हुए सीरियस टोन में बोला, मैं तुमसे नाराज था, इसका ये मतलब नहीं था तुम खुद को चोट पहुँचाओ। वन्या बोली, मैंने कोई जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। यक्षित अपनी फिक्र भरी टोन में बोला, तुम जानती हो ना मैं तुम पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए अपना ध्यान रखा करो। जितने इम्पोर्टेंट वेद और ईशानी मेरे लिए हैं, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो। मैं जानता हूँ तुमसे ही मेरे बच्चे हैं, इसलिए तुम अपना ख्याल रखा करो। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, अगली बार से ध्यान रखूंगी। क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया? यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, पर अगली बार से हमें नन्ही परी का ध्यान रखना वाइफी। वो अभी बहुत छोटी है और काफ़ी नाजुक भी है। अभी उसे हाथ पैर इतने स्ट्रांग भी नहीं है वह चल पाए। थोड़ा और बड़ी हो जाएगी तो वह चलते चलते गिरने भी लगे तो उसे ज़्यादा चोट नहीं आएगी। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, मैं ध्यान रखूंगी। वन्या एक नज़र नन्ही शानी की तरफ देखती है जो बेड पर आराम से सो रही थी। उसके माथे पर छोटी सी खरोच थी, वो आ गई थी और वन्या अभी भी यक्षित की गोद में थी। वन्या ने जैसे ही यक्षित की तरफ देखा उसने पाया कि यक्षित की निगाहें उसके होठों पर थी। वन्या बोली, यक्षित, मैं आपके लिए आपकी ब्लैक कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। यक्षित समझ गया कि वन्या उसे दूर जाने के लिए बहाने बना रही है। यक्षित उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते बोला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है वाइफी। जब तुम मेरे सामने होती हो ना तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। यक्षित की चार्मिंग वॉइस सुनकर वन्या एकदम शांत हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वह किस तरह कमरे से बाहर जाए, क्योंकि यक्षित को देखकर लगा नहीं रहा था कि वह आज उसे छोड़ने के मूड में है। यक्षित वन्या की धड़कन बढ़ाते हुए बोला, वाइफी, तुम्हें नहीं लगता हमें अब एक दूसरे को भी टाइम देना चाहिए? वन्या यक्षित की नजर से बोली, पर यक्षित, हम दोनों तो साथ में ही रहते हैं, हर वक्त एक दूसरे के साथ ही तो होते हैं ना। वन्या समझ रही थी कि यक्षित के कहने का क्या मतलब है, पर वह जानबूझकर ना समझी की एक्टिंग कर रही थी। यक्षित वन्या के गुलाबी होठों पर अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, वाइफी, यू नो वेरी वेल वॉट आई मीन। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है तुम अनजान बनने की नाटक कर रही हो? अपनी चोरी पकड़े जाने पर क्या सकपकाने लगी? पर उसने खुद को संभाल लिया और यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। वन्या का रिएक्शन देखकर यक्षित का मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। वह वन्या की तरफ देखकर अपने मन में बोला, वाइफी, हमारी शादी को 2 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया है, पर तुम अभी भी बिल्कुल भी नहीं बदली। जैसे पहले थे बिल्कुल वैसे ही हो। आज भी तुम मेरी नज़दीकी से बेचैन हो जाती हो एंड आई लाइक इट। यक्षित वन्या की तरफ शरारत भरी नज़रों से देखते हुए बोला, अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हें अभी भी मुझे किस करना होगा, वरना मुझे ऐसे लगेगा कि तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो। यक्षित की यह बात सुनकर वन्या उसे घूरने लगी। फिर यक्षित से क्या बात हुई? यक्षित, ये क्या बात हुई? यक्षित वन्या की बातों को इग्नोर करते हुए उसके करीब आकर बोला, किस करती हो या? वन्या कुछ कह रही थी कि तो यक्षित बोला, ठीक है, मैं समझ गया, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूं, पर वाइफी, तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूँ, आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये बोलकर वह वन्या के होठों पर अपने होठ रख देता है। वन्या कुछ कहने वाली थी पर उसका आवाज़ उसके गले में ही अटक कर रह जाती है। यक्षित उसे कॉफ़ी सॉफ्टली और बहुत प्यार से किस कर रहा था। यक्षित की नज़दीकियाँ उसको वन्या रेसिस्ट नहीं कर पाई और थोड़ी ही देर में वह खुद भी यक्षित को किस बैक करने लगी। यक्षित ने एक बार नज़र वन्या की तरफ देखा और उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ देखकर जाने लगा। इस बीच यक्षित के होठ वन्या के होठों पर थे और वह उसे पूरी शिद्दत के साथ चूम रहा था।
यक्षित उसे वॉशरूम में लाकर खड़ा कर देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। यक्षित उसे वॉशरूम में ले जाकर खड़ा कर देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। वह वन्या की तरफ अपनी डिज़ायर से भरी निगाहों को देखने लगा। वह वन्या के करीब आने लगा। वन्या एक एक कदम पीछे जाने लगी। यक्षित अपने लंबे लंबे कदमों के वन्या के पास पहुंच गया और वन्या वॉशरूम की वॉल से पूरी तरह सट चुकी थी। वह यक्षित की पकड़ से छूट ही नहीं सकती थी क्योंकि उसे वन्या को अपनी बाहों में घेरे में कैद कर लिया था। यक्षित ने एक नज़र वन्या की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हारे हाथ में अभी भी दर्द है? वन्या की निगाहें तो यक्षित के हैंडसम फेस पर टिकी हुई थी। वह यक्षित के अलावा इस वक्त कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। वन्या ने यक्षित की तरफ देखते हुए नाम में सिर हिला दिया। वन्या का ये रिएक्शन देखकर यक्षित के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। यक्षित का ये रिएक्शन देखकर वन्या को रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या कह दिया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।